हेलो फ्रेंड एंड स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो राधा कमल मुखर्जी है। आज हम लोग राधा कमल मुखर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इनके दो टॉपिक जो हैं मेन, वैल्यूज़ और सेकेंड है इकोलॉजी, है ना। इन दोनों को कवर हम करेंगे। तो राधा कमल मुखर्जी का जो जन्म है वो 7 दिसंबर 1889 में पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1968 में, यानी कि 1968 में। मुखर्जी ने अपने जीवन काल में लगभग 53 यानी कि 53 पुस्तकों की रचना की। इनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम मैं बता देती हूँ आपको। इसमें से कुछ पुस्तकें हैं। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, और ये 1916 में आई थी। डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट, ये 1923 में आई थी आपकी बुक। रीजनल सोशियोलॉजी, ये आई थी 1926 में। सोशल इकोलॉजी, ये आई थी 1945 में। द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट, ये आई थी 1981 में। अगली बुक है अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये आई थी 1956 में। अगली बुक है इनकी द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ये आई थी 1963 में। अगली बुक है इनकी द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़, ये आई थी 1964 में। अगली बुक है द फिलॉसफी ऑफ मैन, ये आई थी 1960 में। ये उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों के मैंने नाम बताए हैं। इसके अलावा उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हुई हैं। अगर जिन बच्चों को मुखर्जी की सारी पुस्तक के नाम चाहिए हों वो मुझे कमेंट में बता देंगे, मैं सेंड कर दूंगी। तो मुखर्जी के अनुसार जो समाजशास्त्र है उसकी जड़ भारतीय परिवेश में है, पर अभी वह सार्वभौमिक है और उसका विश्वास है कि सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के आधार पर एक समान सिद्धांत तैयार किया जा सकता है। भारत के मामले में यह सिद्धांत भारतीय दर्शन और परंपराओं से विकसित किया जा सकता है। क्योंकि राधा कमल मुखर्जी भारतीय संदर्भ में एक ऐसे सिद्धांत का विकास करना चाहते थे जो कि भारतीय संस्कृति के मापदंड पर उतरता हो। इसके लिए उन्होंने सामाजिक क्रिया सिद्धांत को लिया है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सामाजिक क्रिया सिद्धांत है वो भारत की जो दर्शन है, प्राचीन जो दर्शन है और उनकी परंपराएं जो रही हैं भारतीय संस्कृति की, वहाँ से इसको विकसित किया जा सकता है। भारतीय समाज में सामाजिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता के परखने के लिए उन्होंने पहले संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। राधा कमल मुखर्जी ने किस पद्धति का प्रयोग किया है? संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया है। अब चलते हैं मूल्यों की सामाजिक जो संरचना है उसके बारे में बात करते हैं। राधा कमल मुखर्जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? मूल्यों की सामाजिक संरचना के बारे में। राधा कमल मुखर्जी, उनकी दो प्रमुख पुस्तकें द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ एंड द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़ में देखने को मिलता है। जो इनकी दो बुक है वहाँ पर जो मूल्यों की सामाजिक संरचना है वहाँ पर ये जो इनका सिद्धांत है, जो मूल्यों के बारे में अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, ये देखने को मिलता है। मूल्यों की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए मुखर्जी ने लिखा है, मूल्य सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त वे इच्छाएं व लक्ष्य हैं जिनका सामाजिक सीख या समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के जीवन में आंतरिकरण हो जाता है और इस प्रकार भावनात्मक आधार पर हमारी प्राथमिकताएं, मानदंड और आकांक्षाएं बन जाती हैं। क्या मीन्स है? मुखर्जी कहते हैं जो व्यक्ति की अनंत आवश्यकताएं होती हैं, वो जैविकीय हो सकती हैं और आपकी प्रदत्त भी
हो सकती हैं। तो इन जो जो इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ साधन चाहिए होते हैं, और ये जो साधन हैं, जो इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले साधन हैं, वो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त या कह लीजिए मानदंड के अनुसार होने चाहिए। वो कहते हैं जब हम मूल्यों को ग्रहण करते हैं तो जो बेस्ट मूल्य होते हैं हमारे समाज के, उनको हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं सामाजिककरण के द्वारा। और जब ये आदर्श बन जाते हैं, किसी भी समाज में अगर कोई प्रतिमान आदर्श रूप में उभर कर सामने आता है तो धीरे धीरे वो मानदंड या प्रतिमान में बदल जाते हैं, और यही प्रतिमान आगे चलकर मूल्य का रूप धारण कर लेते हैं। मूल्यों की विशेषता क्या है? पहला है, मूल्य सार्वभौमिक होते हैं। ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ मूल्य नहीं पाया जाता है। ये अलग बात है कि हर जगह के मूल्य अलग अलग हो सकते हैं, पर मूल्य से विहीन कोई समाज नहीं होता है। सेकेंड है, मूल्य गतिशील होते हैं, अर्थात ये समय की आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को ढालते रहते हैं या अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। जैसे जैसे समाज प्रगति करता है और जो मूल्य जो प्रगति के अनुसार जो मूल्य अच्छे नहीं रह जाते या कह लीजिए निरर्थक हो जाते हैं, वो मूल्य समाप्त हो जाते हैं और कुछ मूल्य अपना अलग रूप धारण कर लेते हैं। अगला है, समाज के जो मूल्य हैं वो प्रतीकों के द्वारा अपने आप को परिचित कराते हैं। किसी भी समाज में जो मूल्य है उसमें कुछ प्रतीक होते हैं जो लोगों को दर्शाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जब विवाह होता है तो विवाह मंडप जो सजता है, मंत्र होते हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है, जो वेदी होती है, ये संकेत देती है, ये प्रतीक है विवाह के, ये यहाँ के मूल्य हैं कि किस तरह का विवाह संपन्न हो रहा है। अगला है, एक समाज में जब हर समाज में जब कोई मूल्य गतिशील होते हैं तो कभी कभी ये देखने में आता है कि नए और पुराने मूल्य कभी कभी एक साथ ही क्रियाशील होते हैं। यानी कुछ परंपरागत मूल्य चल रहे होते हैं और कुछ नए मूल्य जो समय के अनुसार आते हैं वो भी चल रहे होते हैं। तो क्या होता है, इनमें से कुछ व्यक्ति अपने अनुभव, अपने ज्ञान के आधार पर इन मूल्यों को चुनाव करता है। कुछ लोग पुराने मूल्यों को चुनते हैं और कुछ लोग नए मूल्यों का चुनाव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कह लीजिए कि जो बर्थडे पार्टी होती है आपकी, तो वहाँ पे कुछ लोग अभी भी जो परंपराओं से बंधे होते हैं जो विचार, वहाँ पे आज भी कुछ लोग रामायण कराते हैं। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो वहाँ कुछ लोग रामायण कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, उस बच्चे के नाम पर मंदिर ले जाते हैं। और अगर हम नए मूल्यों की बात करें तो वहाँ पर केक कटाया जाता है, पार्टी कराई जाती है। तो इस तरह के जो नए और पुराने मूल्य हैं एक साथ क्रियाशील होते हैं। ये व्यक्ति के विवेक पर निर्भर है या उनके ज्ञान पर या अनुभव के आधार पर निर्भर है कि वो किस मूल्य का चुनाव यहाँ पर करते हैं। मान्यता प्राप्त लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, अर्थात जो समाज के द्वारा मान्य लक्ष्य हैं, कह लीजिए मान जो लक्ष्य हैं, उन्हीं के द्वारा इनकी प्राप्ति होती है। साधन जो मूल्य हैं वो क्या होनी चाहिए, वो समाज के प्रतिमान के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि जो आप लक्ष्य धारण कर रहे हैं, जो लक्ष्य पाना चाहते हैं, वो समाज के मूल्यों के अनुसार होने चाहिए। मूल आत्मिक स्वीकृति का गुण पाया जाता है। आत्मिक स्वीकृति मतलब हम अपनी जो आत्मा है उससे हम किन चीज़ों से किन चीज़ों के करने से हमारे मन को शांति महसूस होती है, या ना। तो ये क्या हुए, आत्मा को जो संतोष प्रदान कर रहे हैं, ये आत्मिक मूल्य होते हैं। और ये आत्मिक मूल्य क्या हो सकते हैं, जैसे हम दूसरों की सहायता करते हैं, है ना। कोई गरीब होता है उसकी हम सहायता करते हैं, जो वृद्ध होते हैं उनका हम सम्मान करते हैं। तो ये क्या हुए, आत्मिक मूल्य, क्योंकि इनके करने से हमारी जो आत्मा है उसको संतोष मिलता है। व्यक्ति अपने समाज के मूल्यों का जितना आंतरिकरण करता है उसमें सामंजस्य उतना अधिक होता है। यानी कि मूल्यों के साथ जितना आंतरिकरण या सामाजिकरण या अंतर क्रिया करता है, उसका जो सामंजस्य है समाज के साथ वो उतना संतुलित होता है। मूल्य के प्रकार दो होते हैं, दो प्रकार के मूल्य पाए जाते हैं। पहला है साध्य मूल्य। ये क्या होते हैं, साध्य मूल्य वे हैं जिनका संबंध मनुष्य के आंतरिक जीवन से होता है।
जिसका ग्रहण करना व्यक्ति को आत्मिक संतोष प्रदान करता है ना, होता है ना, आत्मा को संतोष प्रदान, आत्मा को शांति प्रदान करता है। और ये क्या क्या हो सकते हैं? जैसे सत्य है, न्याय है, दूसरों की सहायता करना है और दया करना है। इनको आप करके देखिए, कितनी आत्मा को शांति में। आप दूसरों की सुबह सुबह सहायता करिए, हेल्प करिए, कुछ सच्ची बात बोल दीजिए, तो आत्मा को जिस तरह की एक अद्भुत पूर्व शांति महसूस होती है, ये क्या होता है? ये आत्मिक संतोष होता है और मूल्यों में इस प्रकार का गुण पाया जाता है। साधन संबंधी मूल्य यह वह मूल्य को स्पष्ट करते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त ढंग से अपनी सांसारिक और लौकिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी कि व्यक्ति की बहुत सी आकांक्षाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन व्यक्ति उन्हीं महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है जो समाज है, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज की जो प्रतिमान है, उन मूल्यों को जो साधन है, जो मूल्यों से मूल्यांकन की जो साधन है, वो पूरी तरह से नैतिक होने चाहिए, नैतिकता से परिपूर्ण होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा कोई लक्ष्य चुन लिया जो, और उसको प्राप्त करने की जो साधन है वो नैतिकता पूर्ण नहीं है, तो समाज उसको मान्य नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने एग्ज़ाम को ले लीजिए। एग्ज़ाम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप पढ़ाई करके, खूब अच्छी से तैयारी करके एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, लेकिन अगर आप वही नकल और पर्ची लेकर एग्ज़ाम में जाएं तो क्या होगा? जो समाज के प्रतिमान मूल्य है वो इसको क्या करेंगे? इसको करने पर प्रतिबंध लगाते हैं, इसकी अवहेलना करते हैं, तो आपको समाज की अवहेलना सहन करनी पड़ सकती है। समाज आपको अच्छी तरह से नहीं देख सकता। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो नैतिकता से परे चीज़ें होती हैं, समाज उनकी आज्ञा नहीं प्रदान करता है। मुखर्जी ने मूल्यों का संचित्रण भी किया है कि मूल्य किस तरह से संचित्रण होते हैं। उन्होंने इसको, जो मूल्य होते हैं, इनके गुणों के आधार पर इसको संचित्रण किया है। तो पहला कौन सा आता है? पहले नंबर 1 पे कौन आएगा? जैविक मूल्य, है ना। जैविक मूल्य क्या होते हैं? जैसे स्वास्थ्य है, कुशलता है, सुरक्षा है तथा जीवन की निरंतरता है। यानी कि आपके हेल्थ कैसी होनी चाहिए, कुशलता कैसे प्राप्त करनी चाहिए, आपको सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये सबसे नंबर 1 पे आती हैं व्यक्ति के। सामाजिक मूल्य क्या होते हैं? सामाजिक मूल्य यानी कि परिस्थिति, आपका स्टेटस समाज में क्या है, संपत्ति आपकी कितनी है ना। तो ये आपका सामाजिक मूल्य है। परिस्थिति, संपत्ति, सदाचार व न्याय इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है आध्यात्मिक मूल्य। इसमें सत्य, पवित्रता, सौंदर्य तथा सत्य संगति आती है। अब आता है कि मूल्यों का महत्व क्या है, क्यों हम समाज में मूल्य होते हैं। तो पहला है, मूल्य सामाजिक जो संरचना है उसको संतुलन स्थापित करते हैं। अगर समाज में मूल्य नहीं होगा तो व्यक्ति जो भी लक्ष्य बनाएगा, कुछ लोग नैतिकता के आधार पर प्राप्त करेंगे और कुछ लोग नैतिकता से परे होकर उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा? समाज में एक विध्वंस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, समाज नष्ट होने की कगार पे हो जाएगा। तो क्या होगा? समाज में हर तरह जो मूल्य हमारे होते हैं, उनकी पूरी तरह से निरर्थक हो जाएंगे। तो इसलिए समाज को एक विशेष गति प्रदान करने के लिए, उसमें संतुलन स्थापित करने के लिए मूल्यों की बहुत आवश्यकता होती है, ताकि वो मानवीय जो व्यवहार हैं उनको पूरी तरह से नियंत्रित कर सकें। और जो व्यक्ति का जो जंगली स्वभाव होता है, व्यक्ति अपने अंदर एक जंगली स्वभाव रखता है, उस जंगली स्वभाव को नियंत्रित कर सके, ताकि वो दूसरों की जो स्वतंत्रता होती है उसको ध्यान में रखकर ही अपनी जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करे। मूल्यों का मुख्य कार्य समाज के विभिन्न समूहों में एकरूपता तथा एकता को में वृद्धि करनी होती है। समाज के जितने मूल्य हैं, आप देखिए, विभिन्न समूहों के जो अपने मूल्य होते हैं, उनमें वो जानते हैं कि मतलब ये हमारा समाज है, हम उसमें एकता में वृद्धि हो जाती है ना, समरूपता होती है ना, एक जैसे होते हैं वो लोग, और एकता में वृद्धि हो जाती है। मूल व्यक्तियों को सामाजिकरण के द्वारा उनका मानवीकरण करता है। कहते नहीं है, हर इंसान, जो पशु के समान होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं, कहते हैं उनका स्वभाव पशु के समान होता है। उनमें मानवता का गुण कहाँ उत्पन्न होगा? मूल्यों के द्वारा। और मूल्य कहाँ से आएंगे?
जब उनका सामाजिकरण किया जाएगा। सामाजिकरण के द्वारा हर बच्चे को उनके मूल्य सिखाया जाता है धीरे धीरे, ताकि वो उनके जो जीवन है, उनका व्यक्तित्व है, उसमें आंतरिकरण कर जाए और व्यक्ति पूरी तरह से मानवीय लक्ष्यों की प्राप्त, जो मानवीय लक्ष्य हैं उनके, वो प्राप्त कर सकें। मूल व्यक्ति पर दबाव डालकर व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। पहले बताया ना कि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो कहीं ना कहीं जंगलीपन लिए होता है। वो हमेशा अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, उनको किसी न किसी से प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो अगर समाज को ऐसे ही पूरा छूट दे दी जाए तो समाज में विध्वंस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए समाज ने मूल्यों का जो प्रतिमान है उसको स्थापित किया, ताकि जो भी व्यक्ति है अपने लक्ष्य को जो नैतिकता के दायरे में ही उसको लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसके लिए मूल्य क्या करते हैं, जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति का जो सामाजिकरण द्वारा आंतरिकरण किया जाता है जिन मूल्यों का, वो मूल्य क्या करते हैं, व्यक्ति को जो है ना नियंत्रित करते हैं, उनके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। आप कोई गलत काम करिए, अगर आपके मूल्य का आंतरिकरण बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, तो आप उसके विपरीत अगर काम करते हैं तो आपको एक बार अंदर से आवाज़ ज़रूर आएगी, ये काम गलत है, ये काम अच्छा नहीं है, ये काम हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के जो मूल्यों का आंतरिकरण होता है वो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य करता है। व्यक्ति मूल्यों का सामाजिकरण के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं, जिससे संस्कृति का स्थायित्व बना रहता है ना। अब भारतीय संस्कृति का स्थायित्व कहते हैं, भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है, प्राचीन है ना। तो क्यों प्राचीन है, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति को जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से हस्तांतरित किया गया है। यही कारण है कि हम आधुनिक होते हुए भी आज भी अपने परंपरागत मूल्यों पर चलते हैं। यानी कि हम आधुनिक तो हो गए हैं, लेकिन हमारे जो विचार हैं, हमारी जो बौद्धिक चीज़ें हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं अपने परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो संस्कृति में स्थायित्व प्रदान करती हैं। तो ये था हमारा राधा कमल मुखर्जी का मूल्यों के बारे में क्या विचार थे, किस तरह की विशेषताएं थी, क्या प्रकार थे, इसके बारे में आज हमने जाना। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, और इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। और जिन बच्चों ने मेरे जो पहले के वीडियो है उनको लाइक शेयर कर दिया है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए है, तो उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ, दिल से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। तो आज का वीडियो बस हम इतना ही रखते हैं।